मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उधम सिंह नगर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर के दौरे का दूसरा दिन है। गृह जनपद के दौरे पर हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और आज अपनी विधानसभा खटीमा जाएंगे। कहां, कब, क्या कार्यक्रम है? सुबह 9 बजे पंतनगर से किच्छा के लिए रवाना। यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच सितारगंज और नानकमत्ता जाएंगे। मुख्यमंत्री का स्वागत होगा। गुरुद्वारा भी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे नानकमत्ता से खटीमा पहुंचेंगे। शहीद पार्क में उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और खटीमा में ही कई कार्यक्रम है। सीएम के विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा खटीमा में सीएम बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत में जुटे हुए हैं। पूरा शहर भाजपा के झंडों और बैनर से पटा हुआ है। शहर में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बलून भी आसमान में उड़ाए गए। खटीमा क्षेत्र की जनता और बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रदेश के सीएम क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए काफी उत्साहित हैं। सीएम साहब का प्रथम बार अपने गृह क्षेत्र आगमन पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। खटीमा नगर वासियों में अति उत्साह है। तो हमारे शहीदों की भूमि है, उनका सपना साकार हुआ है। उनका सीएम खटीमा से बनके जा रहा है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के दौरे पर अपने गृह जिले उधम सिंह नगर पहुंचे। कल जैसे ही मुख्यमंत्री रुद्रपुर में उनका काफिला पहुंचा तो कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के दौरे की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब सीएम रुद्रपुर पहुंचे थे तो काफिले के साथ वो रोड शो करते नजर आए। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। कार्यकर्ता जोश में है, मुख्यमंत्री का स्वागत करते दिखाई दिए। इसके बाद सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। तो 4 तस्वीरें ये कल जब मुख्यमंत्री पहले दिन पहुंचे तो उनके स्वागत को किस तरह से गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रोड शो निकाला, योजनाओं का लोकार्पण किया और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। 2 दिनों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर के। आज अपनी विधानसभा खटीमा भी पहुंचेंगे। यहां भी मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। यहां भी रोड शो है। कार्यकर्ता यहां भी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास रुद्रपुर से जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां क्या हैं। विकास, आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री के उधम सिंह नगर के दौरे का। आज मुख्यमंत्री को खटीमा जाना है। उससे पहले कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर भी उनका कार्यक्रम है। क्या मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं? किस वक्त मुख्यमंत्री के ये जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो रही है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अभी पंतनगर में हैं और उनका पहला जो कार्यक्रम है वो नगला में होगा, जहाँ पे मैं जो है खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद में ही वो आगे किच्छा विधानसभा के जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। किच्छा के बाद में उनका सितारगंज कार्यक्रम है। उसके बाद में नानकमत्ता के बाद खटीमा अपनी विधानसभा जो उनका क्षेत्र है उसमें पहुँचेंगे और उनका जो है कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा जो खटीमा पहुंचने पर उनके द्वारा प्रतिनिधि जो हैं और अन्य विभागों के उनके साथ बैठक की जाएगी, कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की जाएगी और काफ़ी गर्मजोशी के साथ विधायक पुष्कर सिंह धामी का जो विधायक हैं खटीमा के, उनके द्वारा लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले बार खटीमा पहुंचेंगे। पहले विधायक थे, तो अब जो है जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके जो क्षेत्र की जनता है काफ़ी जो है उत्साहित है उनको देखने के लिए, क्योंकि वो पहली बार खटीमा पहुंचेंगे। और उसके बाद में जो आज के उनके प्रोग्राम है उसके बाद रात्रि विश्राम जो है वो अपने घर पे खटीमा में ही करेंगे। आप नगला में इस वक्त मौजूद हैं। क्या मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए या पहुंचने वाले? किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर?
देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ता और जो आम जनता है वो यहाँ पहुंची है मुख्यमंत्री को देखने के लिए। मुख्यमंत्री यहाँ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जनता है उनसे मुलाकात करेंगे और उनका धन्यवाद व्यक्त। चलिए विकास, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। तो 2 दिनों के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तमाम जगह पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जहां वो जाएंगे, रोड शो भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। और क्षेत्र की जनता काफी उत्साहित है क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार गृह जनपद आए हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है बड़कोट से, जहां सारी रात हुई बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगह से बंद हो गया है। दरअसल सड़क पर मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, NH 94 यमुनोत्री हाईवे खरादी के पास 2 जगह और पालीगाड से मार्ग को बंद कर दिया है। फिलहाल जेसीबी से सड़क को खोलने का काम जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बड़कोट से। सड़क पर मलबा और बोल्डर गिरने से रोड बाधित हो गई है। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आए हैं। लगातार जो बारिश हो रही है उससे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 कई जगह से बंद हो गया है। रास्ते को खोलने का काम जारी है और ये तस्वीरें बेहद हैरान परेशान करने वाली हैं क्योंकि सड़क जब चलती है, गाड़ियां उससे गुजरती हैं, ऐसे में ये मलबा पहाड़ों से गिरना ये कितना चिंता का विषय है। बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से गिर रहे हैं। बड़कोट की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव, यमुनोत्री हाईवे NH 94 पर पहाड़ से मलबा गिरा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। भटवाड़ी ब्लॉक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र केदारनाथ और उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग बॉर्डर बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। सरकारी स्कूलों के 347 शिक्षक हेडमास्टर बन गए हैं। प्रमोशन मिलने के बाद ये शिक्षक हेडमास्टर बने हैं। 347 शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है। डीपीसी और प्रमोशन और शिक्षकों की एक साथ तैनाती के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 22 जुलाई को इसके निर्देश दिए थे। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी को डीपीसी के दिए थे निर्देश और अब जो शिक्षक हैं वो उनका प्रमोशन हुआ है। 347 ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। 347 ऐसे शिक्षक हैं जो हेडमास्टर बना दिए गए हैं। और देहरादून से ही एक और बड़ी खबर, शासन ने सर्कुलर जारी कर सिफारिश करने वाले अफसरों को चेताया है। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के आदेश के बाद सर्कुलर जारी हुआ है। किसी भी अफसर ने पोस्टिंग पाने के लिए राजनीतिक सिफारिश कराई तो कार्रवाई होगी। ऑल इंडिया सर्विस रूल 1968 के नियम 18 का हवाला दिया गया है, जिसमें अपने उच्च अधिकारियों पर राजनीतिक सिफारिश करवाने पर दंड का प्रावधान है। अगर किसी ने सिफारिश कराई तो सर्विस बुक में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, शासन ने सर्कुलर जारी कर दिया कि सिफारिश करने वाले अफसर जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और मुख्य सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया। क्या कुछ चेतावनी दी गई है इसमें? जी देखिए, जब से नई सरकार आई है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, तो तब से लगातार नए रिफॉर्म्स की तरफ सरकार बढ़ रही है। और अभी जो हाल ही में जो तबादले किए गए थे उसके बाद तमाम सिफारिशें मुख्यमंत्री पर, मुख्य सचिव पर आई हैं। राजनीतिक सिफारिशें आई हैं और केंद्र में बैठे हुए बड़े नेताओं की IAS अफसरों ने सिफारिश कराई है। और अब वो अच्छी पोस्टिंग पाना चाहते थे, लेकिन मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद एक सर्कुलर जारी किया है। वो याद दिलाया है ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों को, IAS, IPS, IFS सभी को ये याद दिलाया है कि ऑल इंडिया सर्विस रूल 1968 में जो एक नियम है, अगर कोई राजनीतिक सिफारिश अपनी पोस्टिंग के लिए कराता है तो उसकी जो चरित्र पंजिका है उसमें प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। इसलिए कोई भी अफसर राजनीतिक सिफारिश महत्वपूर्ण पोस्टिंग के लिए ना कराए, यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सर्कुलर के आने के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी में यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। और ये एक ऐसा आदेश है जो आदेश तो था, कानून तो था, लेकिन
भूले बैठे थे, किसी को याद नहीं था। पहले किसी मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री ने इस तरह की कोई के प्रयास नहीं किए और तमाम राजनीतिक सिफारिशें आती रही। तो महत्वपूर्ण बात यह है, पिछले दिनों जो तबादले हुए थे उसके बाद जो सिफारिशों का जो सांता लगा, उससे आज ही जाकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने फैसला लिया। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस सर्कुलर के बारे में जानकारी देने के लिए कि जो चेतावनी दी गई है अफसरों को कि भाई अगर सिफारिश करवाई तो उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। शासन ने सर्कुलर जारी कर दिया है। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के आदेश के बाद यह सर्कुलर जारी किया गया है कि पोस्टिंग पाने के लिए राजनीतिक सिफारिश कराई तो कार्रवाई होगी। ऑल इंडिया सर्विस रूल 1968 के नियम 18 का हवाला दिया गया है। उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली पहुंचे। इस दौरान गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्हें यह मौका देने के लिए वो कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं। तो दिल्ली पहुंचे थे कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। संगठन को एक साथ लेकर चलूंगा, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया। क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल जी ने बहुत बड़ी बात कही। राहुल जी ने कहा कि ये जो हम आपको जवाबदारी दे रहे हैं, ये पवित्र जवाबदारी है और ये परमात्मा का अंश है। ये परमात्मा का अंश आपके द्वारा आपके प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के काम आए, मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। आप ऐसी जगह पर विराजमान हैं कि जहाँ से आपके लिए न कोई अपना है न कोई पराया है। आपको सबको समान दृष्टि से देखना है और प्रदेश की जनता का हित करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने पड़े उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, वो कदम आप उठाएं। कांग्रेस संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव तो हो गया, मगर नेताओं के बीच अभी एक राय नजर नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि हम संगठन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, मगर कांग्रेस के विधायक हरीश धामी कह रहे हैं कि चुनाव हरीश रावत के नाम पर ही लड़ा जाएगा। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जिम्मेदारी किसको क्या मिली है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। हम सामूहिक नेतृत्व में भी चुनाव लड़े हैं और हम चेहरे पर भी चुनाव लड़े, उसके परिणाम हमारे सामने। हरीश धामी ने जो चाहा वो हुआ, तो नाराजगी का कोई कारण नहीं। भाई हमने तो सीधे से हमारे एक ही मांग दी कि भाई हरीश रावत जी का चेहरा होना चाहिए, और मैं आज भी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ हरीश रावत जी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि हमको चिंता है अपने प्रदेश की। उत्तराखंड को अगर सही मायने में उत्तराखंड की दशा और दिशा अगर कोई सुधार सकता है तो वो केवल हरीश रावत जी। तो इसीलिए हम सबकी मांग थी कि हरीश रावत जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह का बयान सामने आया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस 2022 में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं होगी। हालांकि भाजपा और आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। नौ प्रभाज्य असंतुष्ट हैं, कई असंतुष्ट सामने आ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वातावरण में जब जनता ने उस विश्वास को प्राप्त नहीं किया, जनता के उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर पूरी तरह फेल है, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। इसीलिए अब जनता का विश्वास करने का कोई कारण नहीं। कांग्रेस में सब चीज़ें ठीक हैं और जिन लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व सौंपा है, प्रत्येक व्यक्ति उस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करते हुए 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आप निश्चिंत रहिए, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई किसी तरीके की कलह नहीं है। कांग्रेस में सिर्फ 10 विधायक दिल्ली गए, 15 दिन लगे, महीना लगा, सवा महीना लगा, उन्हें एक अदद नेता प्रतिपक्ष चुनना था। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही बदले गए और 5-5 प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष, उसमें भी बड़े नेता नाराज हैं इनके। और बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत की, तो उत्तराखंड को जिसने बनाया उन महिलाओं को दरकिनार कर दिया कांग्रेस ने। गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपे जाने पर पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। इस तरह की बातें भी उठ रही हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनवा दें। हमारे पास एक से एक मूर्धन्य नेता हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो लेकिन उतने पद नहीं है। तो इसलिए से कहीं ना कहीं जो नवप्रभात जी की प्रतिक्रिया वो एक मानव स्वभाव है कि
उनको भी लगा होगा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो कम है मेरे उससे, तो उनकी प्रतिक्रिया है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रवि केंतुरा देहरादून से। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, नवनियुक्त नई जिम्मेदारी दी गई नए नए लोगों को, लेकिन चेहरे को लेकर जो चिकचिक है वो एक बार फिर जो कांग्रेस में जो कहा जाता था कि गुटबाजी है वो एक बार फिर सामने आ रही है। नाराज लोगों को मनाने की कवायद आखिर कब तक चलती रहेगी? और 2022 का चुनाव भी सर पर है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि तमाम जो पार्टी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उन बयानों को देखकर ये साफ लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं कि जो एकजुटता है वो सामने नजर नहीं आ रही है। धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने कहा कि हम हरीश रावत ही एक ऐसा चेहरा है उत्तराखंड के लिए जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है और जीत भी सकती है। लेकिन अब जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रीतम सिंह ने कहा कि हम एक सामूहिक तौर पर यानी कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से, क्योंकि अगर हम इस बार बात करें तो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसमें कांग्रेस बीजेपी से कुछ कदम जरूर आगे निकली है, क्योंकि उन्होंने 2022 से पहले तमाम जिम्मेदारियां अब तय कर दी गई हैं। लेकिन वहीं अगर हरीश रावत की बात करें तो उन्हें जो है इस वक्त अगर हम बात करें तो चुनाव संचालन समिति का मुखिया उन्हें बनाया गया है। और पूर्व में अगर देखें तो जब विजय बोगना को भी इस तरीके से मुखिया बनाया गया था तो उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इस तरीके से होता भी है कि जब चुनाव संचालन समिति का जिसे मुखिया बनाया जाता है अक्सर उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन अभी जो कांग्रेस के बीच जो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सभी लोग एकजुट नहीं हैं और इस एक बात जो है अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। कोई एक ग्रुप ये चाहता है कि वो हरीश रावत के नाम पर चुनाव लड़ें, तभी कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। और अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो ये चाहते हैं कि हम सामूहिक तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे और हाईकमान का यही कहना है। तो ये तमाम चीज़ें आज एकजुटता की होना बहुत ज़रूरत है। जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका काम यही होगा कि वो अध्यक्ष का सहयोग करेंगे, लेकिन एकजुटता के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो तमाम जिम्मेदारियां तय हुई हैं उन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन। बिल्कुल, और अब इन बयानों के बाद एक सवाल उठता है कि क्या जो अब नए लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है अब उसके बाद चेहरे को लेकर जो चिक सामने आ रही है तो क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। भाजपा इन दिनों जिला स्तर पर 2022 के चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में भाजपा की बैठक हुई जिसमें प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान बिशन सिंह चुफाल ने कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव पर चुटकी भी ली। थोड़ी पुराना चेहरा हुआ हरीश रावत जी को हमें चेहरा जानते, ठीक है, उनका पार्टी का अपना है, कोई एक की जगह 5 बना 10 बना दे अध्यक्ष है, मैं उसे क्या है, उनको तो अपनी पार्टी, हमारा जो संगठन है, हमारा संवैधानिक से व्यवस्था हमारी पार्टी में अपना संविधान है, हम संविधान के हिसाब से हमारा संगठन आगे चलता है। और बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता दें, आज से कांवड़ियों के आने की आशंका के चलते सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। धर्मनगरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मेला क्षेत्र में व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर इस बार सावन पर कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित है और ऐसे में कांवड़िए हरिद्वार में प्रवेश न कर पाए, इसको लेकर बॉर्डर सील कर दिए गए। रोहित शिकोला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, किस तरह की तैयारी है, कितनी सख्ती पुलिस की ओर से बरती जा रही है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं? तो जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कांवड़ियों के आने की आशंका के चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। इस बार कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है। और एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, उत्तराखंड क्रांति दल का वार्षिक अधिवेशन है आज। हरिद्वार रोड पर मौजूद निजी वेडिंग पॉइंट में यह अधिवेशन होगा। दल के केंद्रीय अध्यक्ष का इसमें चुनाव किया जाएगा। कोरोना के चलते 2 की जगह सिर्फ 1 दिन का ही यह अधिवेशन होगा। उत्तराखंड में नैनीताल के अस्पताल को किड्स फ्रेंडली बनाया गया है। यहां वार्ड में बीमार बच्चों को दर्द भूलकर खेल करने के लिए झूले भी लगाए गए हैं। एसडीएम प्रतीक जैन की पहल के बाद मल्लीताल में मौजूद बीडी पांडे चिकित्सालय में बने बच्चों के वार्ड में बच्चों को आकर्षित करने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार ये रंग रोगन किया गया है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए वातावरण में ढालने के मकसद से इन कमरों के पर्दे, बेडशीट, दीवारों पर कार्टून बनाए गए।
हरिद्वार के लोगों को अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार के मेला अस्पताल में जिले की पहली RT-PCR लैब शुरू कर दी गई है। अभी तक कोविड की RT-PCR के सैंपल लेकर देहरादून और एम्स ऋषिकेश भेजने पड़ते थे, जिनकी रिपोर्ट आने में 4 से 7 दिन का वक्त लग जाता था। मेला अस्पताल में RT-PCR लैब शुरू होने के बाद अब सैंपल की रिपोर्ट 2 दिनों के अंदर मिल जाएगी। जो वर्तमान में RT-PCR की लैब हमने कार्यरत की है, उससे हरिद्वार की जनता को काफ़ी लाभ मिलने वाला है कि बीच में RT-PCR के सैंपल्स भी काफ़ी कम हो गए थे और सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही थी, जगह जगह जा रहे थे। अब एक्स्ट्रा जगह उपलब्ध हो गई जांच, तो मरीजों की जो भागा दौड़ी है वो कम हो जाएगी और समय पर जाँच मिलना भी शुरू। और सीधा रुख कर लेते हैं गोरखपुर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा अर्चना की। गोवंश को मुख्यमंत्री कुछ खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौशाला में मुख्यमंत्री पहुंचे योगी आदित्यनाथ। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज कई धार्मिक कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं।